वेलकम टू गुड स्टडी। दोस्तों, आज का सेशन आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम लुसेंट जीके के महाजनपद काल में जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे करवाने वाले हैं और ये आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वीडियो के नीचे आपको इस तरह के निशान दिखाई दे रहे होंगे, उसको आप एक बार टच कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए। सूची 1 में दे रखा है महाजनपद और सूची 2 में दे रखा है उसकी राजधानी। तो यहाँ पर देख लेते हैं गांधार। तो गांधार की राजधानी कहाँ पर थी? तक्षशिला थी। गांधार की राजधानी तक्षशिला। शूरसेन, शूरसेन की राजधानी कहाँ पर थी? मथुरा थी। वत्स, वत्स की राजधानी कहाँ पर थी? वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी और कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। तो आप लोग इसको मिलान कर लीजिएगा। देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी अजातशत्रु और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन नंबर डी धनानंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उदयन। उदयन ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। किसने? उदयन ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन ए शिशुनाग, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी नंदीवर्धन और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कालाशोक। कालाशोक के काल में ही द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन ए फारस में, ऑप्शन बी बेबीलोन में, ऑप्शन सी मैसिडोनिया में और ऑप्शन नंबर डी तक्षशिला में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेबीलोन में। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी कहाँ पर? बेबीलोन में। और ये जो सिकंदर महान है वो ऐसे पहले आदमी थे जिनका जन्म कहीं और हुआ था, रहा कहीं और था और दफनाया कहीं और गया था। तो ये जो सिकंदर थे उनका जन्म हुआ था यूरोप महाद्वीप में। कहाँ पर? यूरोप महाद्वीप में। और इसकी मृत्यु हुई थी कहाँ पर? एशिया महाद्वीप में। और सिकंदर को दफनाया गया था कहाँ पर? अफ्रीका महाद्वीप में। तो यहाँ पे 3 अलग अलग महाद्वीप हैं। तो यूरोप में इसका जन्म हुआ था, एशिया में मृत्यु हुई थी और अफ्रीका में इसे दफनाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सिकंदर महान एवं पोरस अर्थात पुरु की सेना ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तट पर प्रभाव डाला हुआ था? सिकंदर महान एवं पोरस की सेना ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तट पर प्रभाव डाला हुआ था? ऑप्शन ए रावी के तट पर, ऑप्शन बी
झेलम के तट पर, ऑप्शन सी सतलज के तट पर और ऑप्शन नंबर डी चेनाब के तट पर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी झेलम के तट पर। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? ऑप्शन ए गेरू रंग के मृदभांड, ऑप्शन नंबर बी चित्रित घूसर मृदभांड, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन और ऑप्शन नंबर डी काले और लाल बर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। अगला क्वेश्चन, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए ग्रामक, ऑप्शन बी भोजक या ग्राम भोजक, ऑप्शन सी ज्येष्ठक और ऑप्शन नंबर डी ग्रामपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को भोजक या फिर ग्राम भोजक कहा गया है। दोस्तों, यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल कलर का आपको इस तरह के निशान दिखाई दे रहे होंगे, तो इसे आप एक बार टच कर दीजिएगा। एक बार टच करने से क्या होगा कि आगे हम जितने भी वीडियो बनाएंगे वो सारे वीडियो आप तक पहुंच जाएंगे और आप उन सभी वीडियो को देख पाएंगे। तो इस बटन को आपको सिर्फ एक बार टच करना है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन ए अवंतिका, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी कान्यकुब्ज और ऑप्शन नंबर डी धान्यकटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। अगला क्वेश्चन, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए महापद्मनंद, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी धनानंद और ऑप्शन नंबर डी नागार्जुन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज कहा गया? ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज कहा गया? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी महापद्मनंद और ऑप्शन नंबर डी धनानंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनानंद को। ग्रीक या यूनानी लेखक द्वारा धनानंद को अग्रमीज कहा गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए ईरानियों द्वारा, ऑप्शन बी यूनानियों द्वारा, ऑप्शन सी शकों द्वारा और ऑप्शन नंबर डी कुषाण के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ईरानियों के द्वारा। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया और उसके बाद कौन किया था? यूनानियों ने किया था। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यूनानियों के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? ऑप्शन नंबर ए साइरस, ऑप्शन नंबर बी डेरियस या डारेबाहु फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी जेरसिस और ऑप्शन नंबर डी डेरियस या डारेबाहु तृतीय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डेरियस डारेबाहु फर्स्ट। अगला क्वेश्चन,
हाइडेस्पिस या वितस्ता का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ था? हाइडेस्पिस या वितस्ता का युद्ध 326 बीसी में किन किन शासकों के बीच हुआ था? ऑप्शन ए सिकंदर एवं पोरस के मध्य, ऑप्शन बी सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य एवं धनानंद के मध्य, और ऑप्शन नंबर डी सिकंदर एवं आम्भी के मध्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिकंदर एवं पोरस के मध्य हाइडेस्पिस का युद्ध 326 बीसी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 326 ईस्वी, ऑप्शन सी 323 ईसा पूर्व, और ऑप्शन नंबर डी 323 ईस्वी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 323 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन में कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए। तो सूची 1 में शासक का नाम दे रखा है और सूची 2 में वंश का नाम दे रखा है। तो यहाँ पर दे रखा है बिंबिसार। तो बिंबिसार का संबंध किससे हो जाएगा? बिंबिसार का संबंध हो जाएगा हर्यक वंश से। कालाशोक का संबंध किससे होगा? शिशुनाग वंश से। महापद्म नंद जो है इसका संबंध नंद वंश से, और बिंदुसार का संबंध मौर्य वंश से होगा। तो आप लोग कूट मिलान कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में दे रखा है महाजनपद और सूची 2 में दे रखा है आधुनिक क्षेत्र। तो मगध है, तो मगध जो है इसका संबंध किससे हो जाएगा? पटना व गया के जिले से। पटना व गया के जिले को मगध कहा जाता था। वत्स, तो वत्स का संबंध किससे हो जाएगा? वत्स का संबंध हो जाएगा इलाहाबाद से। उसके बाद कौशल, तो कौशल का संबंध किससे हो जाएगा? कौशल का संबंध होगा अवध से, और अवंती का संबंध हो जाएगा मालवा से। तो इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। मगध का संबंध पटना व गया के जिले से, वत्स का संबंध इलाहाबाद से, कौशल का संबंध अवध से, और अवंती का संबंध हो जाएगा मालवा से। तो कूट आप लोग मिलान कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी गिरिब्रज या राजगिरी, और ऑप्शन नंबर डी चंपा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गिरिब्रज या फिर राजगृह। अगला क्वेश्चन, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ऑप्शन ए अजातशत्रु के द्वारा, ऑप्शन बी कालाशोक के द्वारा, ऑप्शन सी उदयन के द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी कनिष्क के द्वारा। तो राइट आंसर उदयन के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। अगला क्वेश्चन, 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपद की सूची किस में उपलब्ध है? ऑप्शन ए महाभारत में, ऑप्शन बी अंगुतर निकाय में, ऑप्शन सी छांदोग्य उपनिषद में, और ऑप्शन नंबर डी संयुक्त निकाय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंगुतर निकाय में। 16 महाजनपद की सूची अंगुतर निकाय में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ऑप्शन ए महापद्मनंद, ऑप्शन बी धनानंद, ऑप्शन सी शुकल्प, और ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनानंद। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आप हड़प्पा सभ्यता के 75 MCQ क्वेश्चन करना चाहते हैं, यदि आप वैदिक सभ्यता के 115 MCQ क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां से आप वो भी देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? ऑप्शन ए 4वीं सदी ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 6वीं सदी ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 2री सदी ईसा पूर्व और ऑप्शन नंबर डी 1ली सदी ईसा पूर्व। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6वीं सदी ईसा पूर्व में प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। अगला क्वेश्चन, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। उसके बाद दे रखा है 1 2 3 4 और इसका कूट भी दे रखा है, तो देख लेते हैं। एक में दे रखा है भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। 2 में उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। 3 में उससे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला और 4 में दे रखा है वह एक अच्छा प्रशासक था। तो इसमें से सभी जो है वो सही हो जाएगा। तो ये किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कह रहा है। सूची 1 में दे रखा है राजा और सूची 2 में दे रखा है उनके राज्य। तो प्रद्योत का संबंध कहाँ से हो जाएगा? प्रद्योत का संबंध होगा अवंती से। प्रद्योत का संबंध अवंती से। उदयन का संबंध कहाँ से होगा? वत्स से होगा। प्रसेंजित का संबंध किससे हो जाएगा? कौशल से हो जाएगा। और अजातशत्रु का संबंध होगा मगध से। तो इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। प्रद्योत का संबंध कहाँ से है? अवंती से। उदयन का संबंध वत्स से। प्रसेंजित का संबंध कौशल से और अजातशत्रु का संबंध मगध से हो जाएगा। आप लोग कूट मिलान कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पर खोदी गई थी? ऑप्शन ए अंग में, ऑप्शन बी वंग में, ऑप्शन सी कलिंग में और ऑप्शन नंबर डी मगध में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कलिंग में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। ऑप्शन ए साइरस, ऑप्शन बी कॉम्बिमिब, ऑप्शन बी कॉम्बिमिब, ऑप्शन सी डेरियस और ऑप्शन नंबर सी जेरसिब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डेरियस। तो डेरियस एक ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। अगला क्वेश्चन, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध होता रहा? मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? ऑप्शन ए वज्जी संघ के साथ, ऑप्शन बी पंचाल के साथ, ऑप्शन सी दोनों के साथ और ऑप्शन नंबर डी किसी के साथ नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वज्जी संघ के साथ। वज्जी संघ के साथ मगध राजा अजातशत्रु का सदैव युद्ध चलता रहा। अगला क्वेश्चन, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकंटक अर्थात पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का
प्रयोग किया? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी कालाशोक और ऑप्शन नंबर डी उदयन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु के द्वारा प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? रथमूसल और महाशिलाकंटक का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शन ए महापद्मनंद, ऑप्शन बी धनानंद, ऑप्शन सी कालाशोक और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धनानंद। महापद्मनंद जो नंद वंश का संस्थापक था और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। अगला क्वेश्चन, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? ऑप्शन ए अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन बी कनिष्क के शासनकाल में, ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व में और ऑप्शन नंबर डी 300 ईसा पूर्व में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 600 ईसा पूर्व में भारत में सिक्का या मुद्रा का प्रचलन हुआ। अगला क्वेश्चन, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। दे रखा है अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजित। फिर आगे दे रखा है इनमें से कौन कौन युद्ध के समकालीन थे? केवल एक। बी में दे रखा है 2 और 3, सी में दे रखा है 1 और 3, डी में दे रखा है 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु और प्रसेनजित, ये दोनों समकालीन थे। ये कहाँ पर दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 1 और 3। अगला क्वेश्चन, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्य के उदय का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, ऑप्शन नंबर बी जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया, ऑप्शन नंबर सी व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? ऑप्शन ए कौशल, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी अवंती और ऑप्शन नंबर डी वैशाली। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवंती। अवंती के राजा के चिकित्सा के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन नंबर सी शिशुनाग और ऑप्शन नंबर डी महापद्मनंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिशुनाग। अगला क्वेश्चन, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन और ऑप्शन नंबर डी शिशुनाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार। बिंबिसार ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया। अगला क्वेश्चन, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? ऑप्शन ए अवंती, ऑप्शन बी वत्स, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी काशी। तो शिशुनाग ने काशी का विलय जो है वह मगध साम्राज्य में नहीं किया था, जबकि ये दे रखा है अवंती और वत्स दोनों का विलय कर लिया था।
तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? ऑप्शन ए बिंबिसार ने, ऑप्शन बी अजातशत्रु ने, ऑप्शन नंबर सी उदयन ने और ऑप्शन नंबर डी शिशुनाग ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु ने काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में कर लिया। दोस्तों, यदि आप प्रीवियस ईयर के मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, तो उसका प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो वहाँ से आप मैथ्स भी पढ़ सकते हैं और रीजनिंग भी पढ़ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? यहाँ पे कह रहा है कौन सही नहीं है। ऑप्शन ए पुराणों एवं महाकाव्य के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी। ये ऑप्शन सही है, ये बिल्कुल किया था। महाजनपद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया था। सर्वछत्रातक क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इफराट की उपाधि धारण किए थे। तो ये भी सही है। ऑप्शन सी गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी थी। ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है। ये तीनों तो सही है, तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? ऑप्शन ए नंद, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी शुंग और ऑप्शन नंबर डी कण्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंद। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? ऑप्शन ए गांधार, ऑप्शन बी कंबोज, ऑप्शन सी काशी और ऑप्शन नंबर डी मगध। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध जो है वो सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? ऑप्शन ए खरोष्टी लिपि का प्रचार, ऑप्शन बी अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ऑप्शन सी ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार और ऑप्शन नंबर डी घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार और 5 में दे रखा है स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। तो यहाँ पे आगे कूट दे रखा है। कूट में दे रखा है ए 1 2 3 4, बी में 1 2 3 4 5, सी में 1 3 4 5 और डी में दे रखा है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जो सारे दे रखे हैं, सारे ऑप्शन ये सही दे रखे हैं। तो यहाँ पे डी हो जाएगा 1 2 3 4 5। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? यहाँ पर कह रहा है कौन सा सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। ए में दे रखा है इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। बी में दे रखा है इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। सी में दे रखा है सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था और डी में दे रखा है उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत हो जाएगा। इसका प्रभाव सिकंदर के द्वारा
ऊपर में ही कह दिया गया था कि कौन सा सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है उसने भारत को यूनान का रियासत बनाया। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? ऑप्शन ए कपिलवस्तु के शाक्य, ऑप्शन बी कुशीनगर के मल्ल, ऑप्शन सी वैशाली के लिच्छवी और ऑप्शन नंबर डी मगध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मगध है। तो मगध जो है वहां पर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। तो मगध इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे सैन्य अर्थात नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? ऑप्शन ए बिंबिसार को, ऑप्शन बी अजातशत्रु को, ऑप्शन सी उदयन को और ऑप्शन नंबर डी शिशुनाग को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार को। बिंबिसार को नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता था? ऑप्शन ए महापद्मनंद को, ऑप्शन बी धनानंद को, ऑप्शन सी शिशुनाग को और ऑप्शन नंबर डी बिंबिसार को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महापद्मनंद को उग्रसेन भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, डेरियस डाराई बाहु फर्स्ट ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 516 बीसी में डेरियस डाराई बाहु फर्स्ट ने जो सिंधु तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया था, उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? ऑप्शन ए 360 टैलेंट, ऑप्शन बी 370 टैलेंट, ऑप्शन सी 260 टैलेंट और ऑप्शन नंबर डी 270 टैलेंट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 360 टैलेंट प्राप्त होता था राजस्व के रूप में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? ऑप्शन ए निरियाकस, ऑप्शन बी एनासिक्रेट्स, ऑप्शन नंबर सी एरिस्टोबुलस और ऑप्शन नंबर डी हेरोडोटस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हेरोडोटस। तो हेरोडोटस सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। जबकि ये 3 दे रखा है, निरियाकस, एनासिक्रिस्ट और एरिस्टोबुलस, तो ये तीनों सिकंदर के साथ भारत आया था। अगला क्वेश्चन, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? ऑप्शन ए श्रेष्ठीन, ऑप्शन बी सेठ, ऑप्शन सी ज्येष्ठक और ऑप्शन नंबर डी ग्राम भोजक। तो राइट आंसर होगा श्रेष्ठीन कहा जाता था। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठीन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, गृहपति का क्या अर्थ होता था? उस समय में गृहपति का क्या अर्थ होता था? ऑप्शन ए धनी किसान, ऑप्शन बी धनी व्यापारी, ऑप्शन सी धनी व्यक्ति और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धनी किसान को गृहपति कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए। तो दे रखा है ए में अष्टकुलक। तो अष्टकुलक का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है परामर्शदायी संस्था। बी में दे रखा है महामात्र। तो महामात्र का अर्थ होता है उच्च कोटि का अधिकारी। सी में दे रखा है बलि साधक। तो बलि साधक का अर्थ होता है किसानों में कर वसूलने वाला अधिकारी बलि साधक कहलाता था। फिर दे रखा है शौल्किक। इसका अर्थ होता है शिल्पियों व व्यापारियों में शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। तो आप लोग कूट मिलान कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने
राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। और इसी वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। किस वंश को? हर्यक वंश को। अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन ए, मौर्य के द्वारा, ऑप्शन बी, नंद के द्वारा, ऑप्शन सी, गुप्त के द्वारा और ऑप्शन नंबर डी, लिच्छवी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिच्छवी के द्वारा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है मिलान करने के लिए दे रखा है महाजनपद और उसकी राजधानी। तो कुरु का संबंध किससे हो जाएगा? कुरु का संबंध हो जाएगा इंद्रप्रस्थ से। पांचाल का संबंध किससे हो जाएगा? पांचाल का संबंध हो जाएगा अहिष्यत्र से। कौशल का संबंध किससे हो जाएगा? कौशल का संबंध हो जाएगा साकेत से। और वत्स का संबंध किससे हो जाएगा? वत्स का संबंध हो जाएगा कौशाम्बी से। तो इसको एक बार मिला लेते हैं। कुरु का संबंध इंद्रप्रस्थ से, पांचाल का संबंध अहिष्यत्र से, कौशल का संबंध साकेत से और वत्स का संबंध कौशाम्बी से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद का उल्लेख करता है? निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद का उल्लेख करता है? ऑप्शन ए, अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन बी, मध्यम निकाय, ऑप्शन सी, लघुक निकाय और ऑप्शन नंबर डी, दीर्घ निकाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंगुत्तर निकाय। अगला क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? ऑप्शन ए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी, राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी, बुंदेलखंड में और ऑप्शन नंबर डी, रुहेलखंड में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? राजस्थान में स्थित था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए, तीस्ता नदी को, ऑप्शन बी, झेलम नदी को, ऑप्शन सी, तुंगभद्रा नदी को और ऑप्शन नंबर डी, भरतपुजा नदी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी, झेलम नदी। झेलम नदी को वितस्ता नदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यदि आप इसी तरह के और वीडियो चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल गुड स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।